to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 14 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन। एक रिविजन जो रहेगा सेशन रहेगा, ये सबसे पहले हम रिवाइज कर लेंगे कल के जो क्वेश्चन थे। पहला प्रश्न था आपका, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर इंटरनेशनल यूथ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, एक नेशनल यूथ डे भी होता है, भारत के अंदर सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अगर नेशनल यूथ डे पूछ लिया जाए तो चले जाना कहाँ, 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन होता है 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म। तो इनकी जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ही मनाते हैं और 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, दोनों ही दिवस आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? तो ये जो प्लेयर थे ये थे साकिब अल हसन। साकिब अल हसन बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में पुरुष श्रेणी का अवार्ड दिया गया साकिब अल हसन को। अच्छा, अगर फीमेल श्रेणी का पूछ लें, महिला श्रेणी का, तो ये मिला है वेस्ट इंडीज़ की। किनको? वेस्ट इंडीज़ के हैं स्टेफनी टेलर। वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर को महिला वर्ग का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। ठीक है, और पुरुष का किसको? साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? तो ये जो सबसे प्रदूषित देश था ये था बांग्लादेश। बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश बना इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय टायर उद्योग के प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं नारायण कार्तिकेयन। जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने नारायण कार्तिकेयन को अपना एम्बेसडर चुना है। अच्छा, नारायण कार्तिकेयन कौन है? ये फार्मूला 1 रेस के जो है रेसर हैं और ये भारत के पहले फार्मूला 1 रेसर हैं। ठीक है, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा इनका, नारायण कार्तिकेयन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट था, महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने की फैसला किया है? तो ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलेगा। आईटी के सेक्टर में जो भी उत्कृष्ट कार्य करने वाला संस्थान होगा उसे राजीव गांधी जी के नाम पर एक पुरस्कार देने का फैसला किया है। किसने? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसने। अच्छा, राजीव गांधी के नाम पर एक खेल रत्न पुरस्कार मिलता था जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार था, और इसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। किसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की है? तो भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ष 2031 तक 2031 तक भारत 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का जो है उत्पादन कर लेगा। इतनी ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करने का भारत ने लक्ष्य रखा है, याद रखना है आपको ये आंकड़ा 22,480 मेगावाट। ठीक है, तो ये कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया। आइए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस या फिर वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है कब मनाते हैं बताइए? वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस, हम 12 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा, अगर आपने पढ़ा हो प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो हाथी के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, तो ये भी कब? 1992 में चलाया गया था। ठीक है, इसी से संबंधित है, ये याद रखना है आपको। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं और हाथियों के लिए एक प्रोजेक्ट आया था 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, इसके अलावा
याद क्या रखना है आपको, हाथियों के जो संरक्षण है, हाथियों का जो हाथी के जो सींग होते हैं, इसकी तस्करी को रोकने के लिए ही ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था, और अभी हाल ही में प्रोजेक्ट लाइन शुरू किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइन शुरू किया है, जो कि अभी आगे हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा प्रश्न। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी, 12 अगस्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित कर दिया गया है या फिर घोषित किया गया है? बताइए किसे किया गया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है अच्छे से। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसे अभी हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का इंदौर आप सभी जानते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक पर आया था, पहले स्थान पर आया था, और इसके बाद अभी इसे वाटर प्लस शहर भी घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये वाटर प्लस होता क्या है? ठीक है, आइए जान लेते हैं कि ये वाटर प्लस होता क्या है। तो जो वाटर प्लस है ये कैसे डिसाइड करते हैं, इसके कुछ मापदंड होते हैं, और उसी के आधार पर किसी जो शहर या फिर सिटी को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रशासन होता है, यानी सिटी का या फिर उस शहर का जो प्रशासन होता है, वो अपने प्रशासन मतलब उन्हीं गतिविधियों के तहत नदियों और नालों की स्वच्छता बनाए रखे। ठीक है, तो जो अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर होते हैं उन्हें वाटर प्लस सर्टिफिकेट, जो सिटी सर्टिफिकेट है, वो प्रदान किया जाता है, और ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और इनकी एक प्रोटोकॉल टूल किट होती है, उसके अनुसार क्या क्या होता है, एक शहर को वाटर प्लस के रूप में घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके मापदंड क्या होते हैं? अच्छा, इंदौर को किन मापदंडों के आधार पर वाटर प्लस का दर्जा दिया गया है, देख लेते हैं। तो पहली चीज़ जो इंदौर ने की, इंदौर में एक सर्वेक्षण किया गया और नदियों और नालों में जाने वाले लगभग 7,000 गंदे जो स्रोत थे पानी के उनको रोका गया। इसके अलावा लगभग 30% तक जो सीवेज का पानी था उसका रिसाइकिल किया गया, उसको फिर से यूज़ किया गया, और उसका यूज़ किस कार्य में किया गया? उसका यूज़ किया गया गार्डनिंग में, यानी बगीचों में, या फिर जो घर बनते हैं, बिल्डिंग का निर्माण होता है, उसमें किया गया इसका यूज़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंदौर में 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए गए हैं, जहां पर लगभग 110 मिलियन लीटर प्रतिदिन का जो पानी है उसका ट्रीटेड किया जाता है। तो ये चीज़ें थी इंदौर के अंदर जो कि इसको वाटर प्लस शहर घोषित करने में मदद साबित हुई। मतलब वाटर प्लस शहर घोषित किया गया क्योंकि इंदौर ने इतने सारे जो है इनिशिएटिव किए, इतने सारे प्रयास किए अपने यहाँ के जो जल है, जल स्रोतों को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आप सभी को ये तो पता ही है कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पहला स्थान हासिल किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इंदौर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन कोमल त्रिपाठी, ऑप्शन सी है कैप्टन जया सिंह, या फिर कैप्टन पूनम सचदेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन जोया अग्रवाल। तो एयर इंडिया की पायलट है कैप्टन जोया अग्रवाल। इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति किया गया है। इनके पास लगभग 10 साल से अधिक का उड़ान का अनुभव है। जोया अग्रवाल ने कमांडर के रूप में B777 हवाई जहाज को उड़ाया है, और इस जहाज को लगभग 10 साल से भी अधिक समय तक उड़ाने का इनके पास एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इन्होंने 2500 घंटे से भी अधिक की उड़ान भरी है, और इनके नाम इन्होंने एक इतिहास रचा था। एक मतलब सबसे अधिक समय तक कॉमर्शियल एक फ्लाइट है उसको उड़ाया था, और इतिहास इन्होंने रचा था। तो कैप्टन जोया अग्रवाल बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हो जाता है, पायलट हैं ये, और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं का जो है उसको करने का घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो अभी जो भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने हाल ही में अभी उत्तराखंड राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं को जो है लॉन्च किया है, इनको करने की घोषणा की है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की जो राजधानी वो क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है जिसका नाम है गैरसैंण। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए। अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो नियुक्त हुए हैं। कौन बने हैं? पुष्कर धामी जी यहाँ के जो है अभी मुख्यमंत्री बने हैं, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की
राज्यपाल हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे फूलदेई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है ग्लास ब्रिज, भारत का पहला जो ग्लास से बना हुआ ब्रिज है वो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, याद रखिए ये भी। ठीक है, इसके अलावा आपको जितनी भी लेक मिले उनके नाम के आगे अगर ताल जुड़ा हो, जैसे कि नैनीताल हो गया, ठीक है, ऐसी जितनी भी चीज़ों के नाम, जितनी भी झीलों के नाम के आगे ताल जुड़ा हो तो समझ जाना कहाँ की है, उत्तराखंड की है। ठीक है, ये यहाँ की झीलों की विशेषता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, उत्तराखंड राज्य। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की जो सतह है से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो ये किस देश की मिसाइल है? ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान की है, गजनवी मिसाइल का भी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा परीक्षण किया गया है। परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। ये सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। ठीक है, याद रखना है गजनवी कहाँ की है, पाकिस्तान की। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी है? ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट लाइन आएगा। ठीक है, यानी कि शेरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट लाइन लॉन्च किया गया है और इसके लिए अभी जो गुजरात की सरकार है उसने केंद्र सरकार से कुछ रुपए की सहायता मांगी है। तो ये कितने रुपए की सहायता मांगी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 करोड़ रुपए। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। इन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोटा भाई मुझे जो है शेरों की सुरक्षा अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रुपए दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ले लीजिए, कितने चाहिए? इन्होंने कहा 2000 करोड़ रुपए दे दो, तो इन्होंने दे दिए और इन्होंने कर दिया प्रोजेक्ट लाइन लॉन्च। यानी कि जो शेर हैं, शेर की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है? और एशियाई शेर जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में ही पाए जाते हैं। गुजरात का जो गिर अभ्यारण्य है वहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लाइन जो है लॉन्च करने की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो याद रखना है आपको। अच्छा, ये जो दिवस है एक लाइन दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कब मनाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने आपको बताया भी था कि भारत का जो सबसे सुंदर लाइन है, सबसे सुंदर जो शेर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है देवराज। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लाइन डे किस दिन मनाया जाता है। बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 करोड़ रुपए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है, याद रखनी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाए तो 1992 1992 और प्रोजेक्ट लाइन पूछा जाए, ठीक है, तो कब? 2020 वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था 15 अगस्त को। 2021 में यानी कि अभी एक साल पूरा हो जाएगा, याद रखिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन से गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ये जो है ये गुजरात में विकसित किया जाना है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो जी हाँ, चीन बनने वाला है कार्बन न्यूट्रल। और कब तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये जो टारगेट है चीन का, ये वर्ष 2000 कितना रखा गया बताइए? ऑप्शन से आपके 2030, 2025, 2040 या फिर 2060। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2060 तक, 2060 तक चीन अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना लेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पॉम जो है लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। खाद्य तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहा है भारत, और इसके लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पाम जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड या फिर सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस सहित 8 दलों पर जुर्माना लगाया है? तो जो चुनाव के कैंडिडेट होते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, उनका आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो सार्वजनिक नहीं किया गया। लगभग 8 दलों के द्वारा, बीजेपी और कांग्रेस की भी इसमें जो है शामिल है। तो किसके द्वारा भी जुर्माना लगाया गया है? ये जुर्माना जो है लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
सो गाइज ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी कि PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो ये थे लियोनेल मेसी और ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, इनका नाम कौन नहीं जानता। और हाल ही में इन्होंने जो है ये पहले खेलते थे बार्सिलोना क्लब से और इन्होंने बार्सिलोना क्लब को छोड़ दिया है और अब साइन कर लिया है पेरिस सेंट जर्मेन यानी कि PSG क्लब के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और ये फ्रांसीसी क्लब है, ठीक है, याद रखना है, लियोनेल मेसी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। और आज के लिए आपका प्रश्न है, भारत और किस देश ने अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। तो ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, आपको सही उत्तर बताना है। कमेंट कर आंसर बताएं। अगर आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन से आपके सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ईरान। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करते रहे। आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो गए हैं। RRB NTPC के एग्जाम हो चुके हैं और RRB NTPC का जो CBT 2 है ये भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो रिस्पांस की है ये 16 को आ जाएगी इसकी लिंक, ठीक है, 16 को ये एक्टिव हो जाएगी। तो आप अपना जो है आंसर की जो है देख पाएंगे और ज़रूर से देखें। जिन्होंने भी RRB NTPC का एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर ज़रूर चेक करें। और इसके साथ ही जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके एग्ज़ाम भी होना स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर से। तो अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें, ठीक है गाइस। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दे बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।